जी सर साहब। देखिए, इस्लामिक इकोनॉमिक मॉडल की पहली बुनियाद ये होगी कि उसमें रिबा का निज़ाम नहीं होगा। जब रिबा का निज़ाम नहीं होगा, वहां सोशल जस्टिस होगा, वहां अदल होगा, वहां इंसाफ होगा, वहां फूड सिक्योरिटी होगी, वहां मसावात होंगी। ये एक इस्लामिक इकोनॉमिक मॉडल आइसोलेशन में नहीं, एक सोसाइटी की, पूरी सोसाइटी के साथ, पूरे एक माशी मॉडल के साथ, माशरती मॉडल के साथ तश्कील पाएगा। आज क्या स्टेट है हमारी, उसको कंपेयर कर लेते हैं। हमने आइडियल डिफाइन कर लिया है क्या होगा। आज जो स्टेट है कि पाकिस्तान की तमाम तर इकोनॉमिक्स रिबा बेस्ड है, चाहे वो स्टेट बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हो, रिबा बेस्ड बैंकिंग सिस्टम है। पेपर करेंसी पे उसकी बुनियाद है, जिसके पीछे कोई सोना नहीं है, सारी फेक पेपर करेंसी है। इन्फ्लेशन बढ़ाई जाती है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग की वजह से कि जहां 100 के 1000 बनाए जाते हैं। इन रियलिटी पैसा एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ उसको प्रोड्यूस किया जाता है बैंकों के जरिए, खातों में हिसाब किताब के जरिए। पूरे माशरे में दौलत की तकसीम इस तरह की है कि अमीर अमीर तर होते जाते हैं। गरीब लोगों को चाहे ज़कात और सदकात निकाले जाएं, उसका फायदा नहीं है। सरकारी तौर पर कोई बैतुल माल नहीं है, जो बैतुल माल है वो मजाक है बैतुल माल के साथ। और उसमें खयानत का ये आलम है कि जैसे कहा कि नेपोटिज्म और बड़े बड़े हुक्मरानों के साहबजादे बैतुल माल से पैसा निकालकर पर्ल कॉन्टिनेंटल में और मेरियट में डिनर्स करने जाते हैं। यह बैतुल माल का हाल है। जब मुसलमान हुकूमत के माल जिसके पास हैं वो जाती माल इसको समझता है। एक एक एमएनए के ऊपर 5 साल में तकरीबन 16-16 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है, सिर्फ एमएनए पे कुछ ना करने का। तकरीबन 9 अरब रुपए का एस्टिमेट है कि नेशनल असेंबली के एमएनएज एमपीएस के पर्क्स, उनके बेनिफिट, उनकी तनख्वाहें, उनकी गाड़ियां, उनके फोन, उनके एयर टिकट, उनके बच्चों के मेडिकल इलाज, इस सारी खुराफात पर ये गरीब मिस्कीन भूखी कौम 9 अरब रुपया खर्च करती है। जिसके नतीजे में एक खुराफात किस्म की असेंबली वजूद में आती है कि जो हर किस्म का वो इशू जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड है, उस पर बात करने की अहल नहीं होती और सिर्फ रबर स्टैंप होती है अपनी पार्टी की या उसकी जो ज्यादा बेहतर कीमत लगा सके, चाहे वो गैर मुल्की ताकतें हों, चाहे मुल्की ताकतें हों। यह हुकूमत का इस वक्त का हाल है। अब मुझे यह बताइए, इस निजाम को रिपेयर किया जाए या रिप्लेस किया जाए? जब एक गाड़ी भी पुरानी हो जाती है एक बहुत अरसे तक, तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद यू रियलाइज कि मजीद इस पर इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, इसको रिप्लेस कर देना चाहिए। इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि इस निजाम को रिपेयर नहीं किया जा सकता, इसको रिप्लेस करने की जरूरत है। रिप्लेस करके एक ऐसे निजाम की जरूरत है जिस निजाम को कायम करने का अहद आपने आइन पे लिया हुआ है। और चूंकि इनमें से आइन किसी ने नहीं पढ़ा, लिहाजा किसी को पता ही नहीं था कि अहद किस पे ले रहे हैं। अब फंस गए, क्योंकि अब अगर उस पर अमल नहीं करेंगे तो मुल्क को मिल्लत के भी गद्दार होंगे, अल्लाह रसूल के भी गद्दार होंगे, और लानत भी होगी अल्लाह रसूल की और मलाइका की और मोमिनीन की इनके ऊपर। अभी तक तो इन्होंने कुछ किया नहीं है, लेकिन स्टेप्स हम बता देते हैं कि इनको आगे अब करना क्या चाहिए। जैसे हमने कहा कि इस वक्त की जो स्टेट मौजूद है, इसमें पैबंदकारी नहीं की जा सकती, इसमें रेडिकल चेंजेस लाने पड़ेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स हम इस तरह के चेंजेस नहीं लाना चाहते हैं कि पूरा माशरा, क्योंकि ना तो वो लीडरशिप है, ना वो कायद मौजूद है, ना वो हुक्मरान है, और माशरा भी अभी, इसका मीडिया, इसके हुक्मरान, इसके सिस्टम, इसका निजाम इस वक्त तैयार नहीं है इतने बड़े चेंज के लिए। तो चेंज आहिस्ता आहिस्ता धीमे धीमे लाया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे बेसिक फंडामेंटल स्टेप्स हैं कि जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी हैं। अगर वो ना किए गए कि मुल्क के इक्तिसाद, मुल्क का दिफा, मुल्क की माशरत, हमारी मईशत सब तबाह बर्बाद हो जाएगी। आजकल के इस दौर में जब पूरे पाकिस्तान के आसपास खतरात मंडला रहे हैं, जब हमें भूखा प्यासा मारने का प्लान किया जा रहा है, जब पूरे मुल्क पर दुश्मन हमला करने की बातें कर रहे हैं और ये आम बात की जा रही है कि मुल्क अब टूट जाएगा, जब ये खतरात के लेवल हो और हुक्मरानों का हाल ये हो कि 3 माह के ये हुक्मरान हैं जिसमें से ये आधा वक्त मुल्क से बाहर गुजारते हैं, तो उस सूरत में इस बात की उम्मीद हमें नजर नहीं आती कि ये हुक्मरान कोई बेहतरी और कोई खैर का काम करेंगे। खैर इंशाल्लाह इस मुल्क के साथ होगी, हमें कोई मायूसी नहीं है। ये नहीं करेंगे तो दूसरे करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने इस मुल्क को जाया नहीं करना। तरीक़ेकार जैसे हमने अर्ज किया, अब हम बता देंगे आपको। अच्छा साहब, जैसे आपने कहा कि हुकूमत वक्त को बहुत सारे काम करने की जरूरत है, लेकिन उन कामों के लिए वसाइल की भी जरूरत होती है, तो आप क्या समझते हैं कि ये वसाइल कहाँ से आएंगे? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान का हाल ये है कि हम आपको एक छोटी सी सादी मिसाल देके समझा देते हैं। जैसे एक घराना हो, उस घर का बाप और चंद बच्चे एक घर में रहते हों,
घर के सहन में खजाने दफन हो, इनको मालूम भी हो कि वहां खजाने हैं, उसके बावजूद बाप का हाल ये हो कि अपने खजाने निकालने के बजाय हमसायों से कर्ज ले और फिर उस कर्ज की अदायगी के लिए अपने बच्चों की जेबें काटे, बच्चों को भूखा मारे, और उसके बाद बच्चों से जो पैसे ले कर्ज की अदायगी के लिए वो अपने एक अकाउंट में कहीं और रखना शुरू कर दे और कर्ज की अदायगी भी ना करे। तो ऐसे बाप को आप क्या कहेंगे? वो अपने बच्चों का भी खाइन है, अपने आप से भी खयानत कर रहा है, और अल्लाह रसूल का मुजरिम तो वो बनता ही है, और जो वो कुछ वो कर रहा है चंद दिनों में घर को तोड़ के दम लेगा। पाकिस्तान का एग्जैक्टली यही हाल है इस वक्त। अल्लाह की कसम हमारे पास ना वसाइल की कमी है, ना दौलत की कमी है, ना हमारे पास किसी एक ऐसी चीज की कमी हो कि हम अपने आप पे अपने पैरों पे खड़े होकर अपना एक इक्तिसादी निजाम ना कायम कर सके। मिसालें देके बताते हैं। देखिए हुकूमत वक्त करती क्या है, आमदनी के उसके दो जरिए होते हैं। पहला जरिया हुकूमत वक्त का है आमदनी का टैक्सेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों। डायरेक्ट टैक्स वो होता है कि साहब आपने काम किया, तनख्वाह आपको मिली नहीं, आपके बैंक आपके सोर्स पे ही आपको तनख्वाह मिलने से पहले टैक्स कट गया, आपने उस टैक्स को आपने देखा भी नहीं। आपको किसी ने भी आपके एम्प्लॉयर ने आपके हुकूमत वक्त के अगर आप मुलाजिम हैं या प्राइवेट कंपनीज के मुलाजिम हैं तो वो टैक्स काट के आपको तनख्वाह देती हैं, वो टैक्स हुकूमत के खजाने में जाता है। दूसरा इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। इनडायरेक्ट टैक्स ये होता है कि ये पेट्रोल पे टैक्स लगा दिया इन्होंने, नतीजा ये हुआ कि पेट्रोल को एक दिन में 10 रुपए लीटर बढ़ा दिया। अब उसमें नुकसान ये होता है कि एक ऐसा शख्स जो खुद ज़कात लेने का मुस्तहिक है, जो इस काबिल है कि इसको ज़कात दी जाए, जो बेचारा सुबह और शाम जान मार के सिर्फ अपने बच्चों के लिए रोटी खरीदने के काबिल है, ना उनका इलाज करा सकता है, ना घर का किराया दे सकता है, आप उससे भी टैक्स वसूल कर रहे हैं। यानी ये वही बात है कि बच्चे घर में भूखे हों और बाप अपने बच्चों का खाना चोरी करना शुरू कर दे। ऐसे नापाक और पलीत बाप को क्या कहेंगे आप, जबकि उसके पास वसाइल मौजूद हैं, अपनी अय्याशी बंद नहीं कर रहा, अपनी बदकारी, अपनी शराब, अपना घूमना फिरना, अपनी तफरी, अपनी अय्याशियां, अपने फोन कॉल, अपने हवाई जहाज, अपने दुबई के ट्रिप, वो सब जारी हैं उसके, लेकिन अपने बच्चों का खाना मार रहा है। तो आज हमारे साथ ये हो रहा है मामला। इस प्रोसेस को सीधा करना बड़ा सिंपल प्रोसेस है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। इनकम टैक्स एक नाजायज टैक्स है, इनकम टैक्स एक कतन हराम, एक अन इस्लामिक टैक्स है। अब हम आपको हल बताते हैं। जो दूसरा तरीका हुकूमत वक्त के पास वसाइल को जमा करने का है वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। जिस तरह सऊदी अरब में अवाम पे टैक्स नहीं है। टैक्स क्यों नहीं है? इसलिए कि सऊदी हुकूमत अपनी तमाम तर आमदनी तेल से लेती है, उनके पास नेचुरल रिसोर्स है, वो फरोख्त करते हैं, उससे आमदनी लेते हैं, अपनी कौम पर भी खर्च करते हैं, अपना गुजारा भी करते हैं। पाकिस्तान के अंदर अल्लाह के फजल से इतना नेचुरल रिसोर्स मौजूद है कि अगर उस नेचुरल रिसोर्स को हम इस्तेमाल करें तो हमें इस कौम पर टैक्स ना लगाना पड़े। हम उस पर आएंगे अब सारी बात में, उस सारी बात की तफसीलात डिस्कस करने की है इंशाअल्लाह। जैसा हम गुफ्तगू को जारी रखेंगे लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।